जिस चेहरे को सत्यजीत रे ने दुनिया का सबसे खूबसूरत चेहरा कहा था, जिसे बड़े पर्दे पर देखकर लोग अपनी पलकें झपकाना भूल जाते थे, वही चेहरा एक समय पर कोर्ट कचहरियों, गंदी राजनीतिक साजिशों और अपनों के दिए गहरे जख्मों के बीच आखिर कैसे फंस गया। जिस औरत को स्क्रीन पर देखकर लाखों दीवाने अपनी जान छिड़कने को तैयार थे, वही जया प्रदा असल जिंदगी में एक ऐसे अकेलेपन से लड़ रही थी जहां उनका अपना कहने वाला भी कोई नहीं था। जब जब वो जिंदगी में प्यार और सुकून की तलाश में आगे बढ़ी, तब तब उसे सिर्फ एक ही चीज मिली, धोखा, बदनामी और बेहिसाब आंसू। क्या सच में श्रीदेवी और जया प्रदा एक दूसरे के जानी दुश्मन थे, या फिर कुछ प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने मिलकर गंदा खेल खेला और उनके पीछे आग लगाई? क्या वाकई में जया प्रदा ने किसी का हंसता खेलता हुआ परिवार तोड़कर प्रोड्यूसर श्रीकांत नाहटा के साथ शादी कर ली, जिसके बाद उन्हें होम ब्रेकर का टैग दे दिया गया? आखिर क्यों अमर सिंह के साथ उनके रिश्ते को लेकर मीडिया में भर भर के गंदे दावे किए गए, जिसने उनकी गरिमा को तार तार करके रख दिया? और क्या सच में अपने अंधविश्वास और गलत फैसलों के चक्कर में जया प्रदा ऐसे दलदल में गिरी जहां से निकलने का कोई भी रास्ता ही नहीं बचा था? इस कहानी की शुरुआत होती है 3 अप्रैल 1962 को आंध्र प्रदेश के एक छोटे से शहर राजमुंद्री से। नाम रखा गया ललिता रानी राव। परिवार एक बहुत ही साधारण लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आता था। पिता कृष्णा राव फिल्मों के एक छोटे मोटे फाइनेंसर थे, जिनका काम सिर्फ इतना था कि फिल्मों में थोड़ा बहुत पैसा लगाना, लेकिन किस्मत ऐसी कि ज्यादातर वक्त नुकसान ही हाथ लगता था। घर की माली हालत इतनी खराब थी कि कभी कभी अगले महीने का राशन कैसे आएगा, इस बात पर भी घर में रात रात भर बहस होती थी। मां नीलवेणी एक बहुत ही सख्त लेकिन दूरदर्शी महिला थी। उन्हें ललिता के अंदर एक गजब का ग्रेस दिखाई देता था। जब ललिता सिर्फ 7 साल की थी तो मां ने घर के खर्चों में कटौती करके उनका दाखिला क्लासिकल डांस और म्यूजिक के क्लासेस में करवा दिया। राजमुंद्री की उन तंग गलियों में जहां लड़कियों का घर से निकलना भी बड़ी बात माना जाता था, ललिता रोज सुबह उठकर कथक और कुचिपुड़ी का रियाज करती थी। पैरों में घुंघरुओं के छाले पड़ जाते थे, लेकिन माँ का एक अलग ही डायलॉग होता था, ललिता अगर इस गरीबी से बाहर निकलना है तो अपनी कला को अपनी ढाल बनाना सीखो। ललिता को बचपन से ही स्कूल जाने से ज्यादा डर इस बात का लगता था कि लोग उनके परिवार की तंगहाली का मजाक न उड़ाए। स्कूल की फीस समय पर न दे पाने के कारण कई बार उन्हें क्लास के बाहर खड़ा कर दिया जाता था। उस वक्त जो बेइज्जती महसूस होती थी, उसने ललिता के मन में एक बात साफ कर दी थी कि उन्हें जिंदगी में बहुत बड़ा बनना है। तभी साल 1976 में जब ललिता की उम्र करीब 14 साल की थी, उनके स्कूल में एक एनुअल फंक्शन था। ललिता स्टेज पर कुचिपुड़ी डांस परफॉर्म कर रही थी। उसी फंक्शन में तेलुगु फिल्म डायरेक्टर के प्रभाकर राव बैठे थे। वो स्टेज पर उस छोटी सी लड़की के चेहरे के एक्सप्रेशन और उनकी आंखों की चमक देखकर दंग रह गए। फंक्शन खत्म होते ही प्रभाकर राव सीधे ललिता के माता पिता के पास पहुंचे और बोले, मुझे अपनी अगले फिल्म भूमि कोसम में एक डांस नंबर के लिए ये लड़की चाहिए, सिर्फ 3 से 4 मिनट का रोल है। पिता कृष्णा राव झिझक रहे थे, क्योंकि उस दौर में एक रूढ़िवादी परिवार की लड़की का फिल्मों में जाना समाज को हजम नहीं होता था। लोग बातें बनाने लगते थे। लेकिन मां नीलवेणी ने ललिता का हाथ पकड़ा और कहा, ये हमारे घर के हालात बदलने का भगवान का इशारा है। ललिता बहुत डरी हुई थी। जब वो पहली बार स्टूडियो के सेट पर पहुंची तो वहां पर बड़ी बड़ी लाइट्स और कैमरों को देखकर उनके हाथ पैर कांपने लगे। पहला टेक शुरू होने से पहले ही ललिता रो पड़ी। डायरेक्टर ने चिल्लाकर कहा, अगर रोना ही था तो घर पर रहती, यहाँ वक्त और पैसा बर्बाद क्यों करने आई? उस डांट ने ललिता के अंदर के स्वाभिमान को जगा दिया। उन्होंने अपने आंसू पोंछे, कैमरे की तरफ देखा और एक ऐसा परफेक्ट शॉट दिया कि पूरा सेट तालियों से गूंज उठा। इस 3 मिनट के डांस के लिए ललिता को पूरे 10 रुपए मिले थे। ये उनकी जिंदगी की पहली कमाई थी। फिर भूमि कोसम रिलीज हुई और भले ही फिल्म में ललिता का रोल सिर्फ कुछ मिनटों का था, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े दिग्गजों की नजर उस 14 साल की लड़की पर टिक गई, जिसके चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत और कशिश थी। यहीं से ललिता रानी राव का नाम बदलकर जया प्रदा रख दिया गया। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। शुरुआती सफलता के बाद ही इंडस्ट्री के कड़वे सच से जया प्रदा का सामना हुआ। उसी साल यानी 1976 में मशहूर डायरेक्टर के विश्वनाथ अपनी एक नई फिल्म सिरी सिरी मूवा की प्लानिंग कर रहे थे। ये कहानी एक ऐसी लड़की की थी जो बोल नहीं सकती थी, लेकिन डांस में माहिर थी। के विश्वनाथ को एक ऐसे चेहरे की तलाश थी जो बिना कुछ बोले सिर्फ अपनी आंखों से पूरी कहानी बयां कर सके। उन्होंने जया प्रदा का छोटा सा डांस वीडियो देखा था और उन्हें ऑडिशन के लिए बुलाया। जब जया ऑडिशन के लिए स्टूडियो पहुंची तो वहां पहले से ही कई नामी बाल कलाकार और एक्ट्रेस लाइन में खड़े थे। जया को देखकर वहां मौजूद एक असिस्टेंट डायरेक्टर ने हंसते हुए कहा, ये गांव की लड़की क्या एक्टिंग करेगी, इसे तो ठीक से बात करना भी नहीं आता। जया को राजमुंद्री के स्कूल वाले दिन याद आ गए जब उन्हें फीस न देने पर बाहर खड़ा कर दिया गया था। उन्होंने मन ही मन तय किया वो हार नहीं मानेंगी। के विश्वनाथ ने उनसे कहा, जया तुम्हें इस सीन में बिना एक शब्द बोले अपनी माँ की मौत का दुख दिखाना है। जया ने अपनी आंखें बंद की, अपने परिवार के संघर्ष को याद किया और जब आंखें खोली तो उनमें से आंसू इस तरह बह रहे थे जैसे कोई समंदर फूट पड़ा हो। के विश्वनाथ ने तुरंत कहा, मुझे मेरी फिल्म की हीरोइन मिल गई। सिरी सिरी मूवा थिएटर में रिलीज हुई और ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इस फिल्म ने साउथ फिल्म इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया।
जया प्रदा रातों रात एक बड़ी स्टार बन गई। लोग उनकी एक्टिंग और खासकर उनके क्लासिकल डांस के दीवाने हो गए। इसके तुरंत बाद 1977 में उन्हें महान एक्टर एनटीआर के साथ फिल्म अडवी रामुडू में कास्ट किया गया। एनटीआर उस वक्त तेलुगु सिनेमा के भगवान माने जाते थे और उनके साथ स्क्रीन शेयर करना किसी भी नई एक्ट्रेस के लिए एक बहुत बड़ा सपना था। जब जया पहली बार स्टेज पर एनटीआर के सामने आई तो वो काफी नर्वस थी। एनटीआर ने उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, घबराओ मत लड़की, तुम बहुत लंबे रेस का घोड़ा हो। और वो बात बिल्कुल सच भी साबित हुई। अडवी रामुडू ने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस फिल्म के गानों में जया प्रदा के डांस ने लोगों को पागल कर दिया था। हर बड़ा डायरेक्टर अब उसे अपनी फिल्म में साइन करना चाहता था, लेकिन जया प्रदा सिर्फ साउथ तक सीमित नहीं रहना चाहती थी। उनकी असली परीक्षा भी बाकी थी, बॉलीवुड। साल 1979 में के विश्वनाथ ने अपनी उसी सुपरहिट तेलुगु फिल्म सिरी सिरी मूवा को हिंदी में रीमेक करने का फैसला लिया, जिसका नाम रखा गया सरगम। हीरो के तौर पर ऋषि कपूर को साइन किया गया, जो उस वक्त बॉलीवुड के सबसे चॉकलेट बॉय और रोमांस के किंग माने जाते थे। लेकिन बॉलीवुड के गलियारों में इस बात को लेकर काफी कानाफूसी हो रही थी कि एक साउथ की एक्ट्रेस जिसे हिंदी का ह भी नहीं आता, वो हिंदी फिल्म की लीड हीरोइन कैसे बन सकती है। फिल्म के सेट पर शुरुआती दिनों में जया प्रदा काफी अलग थलग रहती थी। ऋषि कपूर स्वभाव से काफी मजाकिया थे, लेकिन जया अपनी हिंदी की कमजोरी की वजह से उनसे ज्यादा बातचीत नहीं कर पाती थी। एक दिन सेट पर एक सीन के रिहर्सल के दौरान जया प्रदा एक हिंदी शब्द का उच्चारण गलत तरीके से कर बैठी। वहां खड़े क्रू मेंबर जोर जोर से हंसने लगे। जया का चेहरा लाल हो गया। वो चुपचाप अपने वैनिटी वैन में चली गई और अंदर दरवाजा बंद करके रोने लगी। ऋषि कपूर को जब ये बात पता चली तो वो उनके पास गए और दरवाजा खटखटाकर बोले, जया बाहर आओ, यहाँ कोई परफेक्ट नहीं है। तुम्हारी ताकत तुम्हारी भाषा नहीं, तुम्हारी आंखें और तुम्हारी एक्टिंग है, उस पर भरोसा रखो। जया बाहर आई और उन्होंने सरगम में बिना एक शब्द बोले सिर्फ अपनी बेहतरीन एक्टिंग और लाजवाब डांस के दम पर वो जादू बिखेरा कि पूरी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री देखती रह गई। सरगम का गाना डपली वाले डपली बजा इस कदर हिट हुआ कि देश के कोने कोने में वही आवाज गूंजने लगी। इस फिल्म के लिए जया प्रदा को पहली बार फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस नॉमिनेशन मिला। जया प्रदा अब सिर्फ साउथ की नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की धड़कन बन चुकी थी। सफलता की सीढ़ी पर चढ़ते हुए जया प्रदा के जीवन में साल 1982 में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ उनकी जोड़ी की शुरुआत हुई फिल्म लोफर से। हालांकि ये फिल्म उतनी बड़ी हिट नहीं रही, लेकिन डायरेक्टर्स ने ये भाप लिया था कि अमिताभ बच्चन के एंग्री मैन वाले लुक के साथ जया प्रदा की मासूमियत और ग्रेस का कॉम्बिनेशन स्क्रीन पर आग लगा सकता है। इसी दौरान जया प्रदा के करियर में एक और बड़ी प्रतिद्वंदी की एंट्री हो चुकी थी, श्रीदेवी। श्रीदेवी भी साउथ से बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने के लिए तेजी से पैर पसार रही थी। प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स इन दोनों के बीच के कंपटीशन को भुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। साल 1983 में फिल्म मवाली के सेट पर जया प्रदा और श्रीदेवी दोनों को एक साथ कास्ट किया गया। हीरो थे जितेंद्र। इंडस्ट्री में चर्चा गर्म थी कि इन दोनों टॉप एक्ट्रेसेस के बीच भयंकर कोल्ड वॉर चल रही है। सेट पर दोनों एक दूसरे की तरफ देखती तक नहीं थी। अगर जया एक सीन में अच्छा करती तो श्रीदेवी अगले सीन में उससे भी बेहतर करने की कोशिश करती थी। जितेंद्र और डायरेक्टर के बापैया इस बात से काफी परेशान थे कि दोनों के बीच बातचीत तक बिल्कुल भी बंद है। एक दिन जितेंद्र और राजेश खन्ना ने एक प्लान बनाया। उन्होंने फिल्म मवाली के सेट पर जया प्रदा और श्रीदेवी को एक ही मेकअप रूम में बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया। उनका सोचना था जब दोनों एक साथ अकेले रहेंगे तो उनके बीच बर्फ पिघलेगी और वो आपस में बातचीत करेंगी। करीब 2 घंटे बाद जब जितेंद्र ने दरवाजा खोला तो नजारा देखकर सब हैरान रह गए। जया प्रदा रूम के एक कोने में चुपचाप बैठी थी और श्रीदेवी दूसरे कोने में अपनी स्क्रिप्ट देख रही थी। 2 घंटे के सन्नाटे में भी दोनों के बीच एक शब्द का भी आदान प्रदान नहीं हुआ था। जया ने बाद में एक इंटरव्यू में कहा था, हमारे बीच कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी, लेकिन हमारे आसपास के लोगों और मीडिया ने हमारे बीच एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी थी जिसे लांघना हमारे लिए मुमकिन नहीं था। साल 1984 में जया प्रदा के करियर की सबसे बड़ी फिल्म रिलीज हुई, शराबी। प्रकाश मेहरा के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में अमिताभ बच्चन एक अमीर लेकिन शराबी इंसान के रोल में थे और जया प्रदा ने एक डांसर मीना का किरदार निभाया था। इस फिल्म के गाने जैसे मुझे नौलखा मंगा दे रे आज भी आइकॉनिक माने जाते हैं। इस गाने की शूटिंग के दौरान जया प्रदा के पैर में गहरी चोट लग गई थी और उसमें से खून निकल रहा था, लेकिन जया प्रदा को पता था कि फिल्म का सेट लगा हुआ है और हर दिन का खर्च लाखों में है। उन्होंने डायरेक्टर से अपनी चोट की बात छिपाई, पैर पर पट्टी बांधी और उस दर्द में भी इतना शानदार डांस किया कि कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि वो कितनी तकलीफ से गुजर रही थी। जब शॉट खत्म हुआ तो वो बेहोश होकर गिर पड़ी। अमिताभ बच्चन ने खुद उन्हें अपनी गाड़ी से हॉस्पिटल पहुंचाया था। शराबी ब्लॉकबस्टर रही और जया प्रदा को एक बार फिर से फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस नॉमिनेशन मिला। अब जया प्रदा सफलता की उस शिखर पर थी जहां पर हर रास्ता उनकी तरफ जाता था। 1985 में उनकी फिल्म संजोग आई, जिसमें उन्होंने एक मां और बेटी का डबल रोल निभाया। इस फिल्म में उनकी गंभीर एक्टिंग को देखकर क्रिटिक्स ने मान लिया था कि जया सिर्फ डांस और ग्लैमर के लिए नहीं बल्कि किसी भी मुश्किल किरदार को जीवंत करने का दम रखती है। जितेंद्र के साथ उनकी जोड़ी को दर्शकों ने इतना
ज्यादा पसंद किया कि दोनों ने एक के बाद एक लगातार कई हिट फिल्में दी, जिनमें तोहफा, मशाल और हकीकत शामिल थी। जया प्रदा का नाम अब फिल्म इंडस्ट्री के सबसे महंगे और भरोसेमंद स्टार में शुमार था। उनके पास फिल्मों की लाइन लगी थी, पैसा था, शोहरत थी और हर तरफ सिर्फ उनके नाम के चर्चे थे। राजमुंदरी की वो छोटी सी ललिता अब देश की सबसे बड़ी सिनेमाई शख्सियत बन चुकी थी। जया प्रदा को लग रहा था कि कामयाबी का ये आसमान हमेशा उनके सिर पर रहेगा, लेकिन वो इस बात से पूरे तरीके से अनजान थी कि ग्लैमर की चकाचौंध के ठीक पीछे एक ऐसा गहरा अंधेरा उनका इंतजार कर रहा था जो उनकी जिंदगी को तहस नहस करने वाला था। साल 1985 के आखिरी महीनों की बात है। जया प्रदा अपने करियर के सबसे ऊंचे मकाम पर थी, लेकिन इसी दौरान उनके घर और अकाउंट्स पर इनकम टैक्स के बहुत बड़े छापे पड़े। इन छापों ने जया प्रदा को पूरे तरीके से हिलाकर रख दिया। कानूनी दांव-पेच और पैसों के इस बड़े संकट के बीच जया खुद को बहुत अकेला और असहाय महसूस कर रही थी। फिल्म इंडस्ट्री का कोई भी बड़ा स्टार या दोस्त उसके इस मुश्किल वक्त में कानूनी झंझटों के डर से खुलकर सामने नहीं आया। ऐसे में उनकी जिंदगी में एंट्री हुई फिल्म प्रोड्यूसर श्रीकांत नाहटा की। श्रीकांत नाहटा ने जया प्रदा के बिखरे हुए फाइनेंस और कानूनी मामलों को संभाला, उन्हें हर कदम पर सपोर्ट किया और उस अकेलेपन के दौर में जया को एक मजबूत सहारा दिया। जया को लगा कि उन्हें जिंदगी का सबसे सच्चा हमसफर मिल गया है, लेकिन वो ये बात भूल गई थी कि श्रीकांत नाहटा पहले से शादीशुदा थे और उनके 3 बच्चे भी थे। तारीख थी 22 जून 1986। जया प्रदा ने दुनिया की परवाह किए बिना श्रीकांत नाहटा से शादी कर ली। ये शादी कोई आम शादी नहीं थी, बल्कि इसने पूरे बॉलीवुड और समाज में एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर दिया। मीडिया सोर्सेज का दावा है कि श्रीकांत नाहटा ने अपनी पहली पत्नी चंद्रा को तलाक तक नहीं दिया था और जया प्रदा से शादी की। और जैसे ही ये खबर बाहर आई, पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने जया प्रदा से मुंह मोड़ लिया। जो लोग कल तक उनकी एक झलक के लिए तरसते थे, वो अब उन्हें होम ब्रेकर यानी कि दूसरों के घर तोड़ने वाली औरत कहने लगे। मीडिया ने उन पर भद्दे आर्टिकल्स लिखे और उनकी साफ सुथरी इमेज पूरी तरीके से मटिया मेट हो गई। लेकिन इस कहानी के सबसे दर्दनाक मोड़ तो अभी आना बाकी था। शादी के बाद भी श्रीकांत नाहटा अपनी पहली पत्नी चंद्रा के साथ ही रहते थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक शादी के बाद चंद्रा ने श्रीकांत के तीसरे बच्चे को जन्म दिया, जिसने जया प्रदा के आत्मसम्मान को पूरे तरीके से झकझोर कर रख दिया। जया एक ऐसी अधूरी और अजीब शादी के जाल में फंस चुकी थी, जहां वो कानूनी तौर पर कभी पहली पत्नी का दर्जा नहीं पा सकती और समाज की नजरों में हमेशा के लिए मुजरिम बन गई। उनका अपना कोई बच्चा नहीं था और इसी सूनेपन को भरने के लिए बाद में उन्होंने अपनी बहन के बेटे सिद्धार्थ को गोद ले लिया। इस व्यक्तिगत बिखरते रिश्ते का सीधा असर उनके फिल्मी करियर पर भी पड़ने लगा। साल 1988 और 1989 के आते आते बॉलीवुड का रुख बदल रहा था। नई एक्ट्रेसेस जैसे माधुरी दीक्षित और जूही चावला इंडस्ट्री में अपनी जगह बना रही थी। विवादों की वजह से डायरेक्टर ने जया प्रदा को अपनी फिल्मों में साइन करने से कतराना शुरू कर दिया। हालांकि इस दौरान उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म जादूगर और आज का अर्जुन जैसी फिल्मों में काम तो जरूर किया, लेकिन वो पुराना दौर, वो स्टारडम अब धीरे धीरे उनके हाथों से फिसलता जा रहा था। जब सिनेमा के दरवाजे धीरे धीरे बंद होने लगे, तो जया ने अपनी जिंदगी के सबसे बड़ी और खतरनाक पारी खेलने का फैसला किया, राजनीति। 1994 में उनके पुराने कोस्टर और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एनटीआर के कहने पर जया प्रदा तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी में शामिल हो गई। जया ने अपनी पूरी ताकत पार्टी के प्रचार में झोंक दी, लेकिन राजनीति का असली गंदा चेहरा उन्हें तब देखने को मिला जब चंद्रबाबू नायडू ने एनटीआर के खिलाफ तख्ता पलट कर दिया। जया प्रदा ने उस वक्त एनटीआर का साथ छोड़कर चंद्रबाबू नायडू का दामन थाम लिया, जिसे एनटीआर के समर्थकों ने एक बहुत बड़ा विश्वासघात माना। हालांकि नायडू ने उन्हें राज्यसभा सांसद बनाया, लेकिन चंद्रबाबू नायडू के साथ भी उनके रिश्ते ज्यादा दिनों तक ठीक नहीं रहे, क्योंकि पार्टी के भीतर ही जया को दरकिनार किया जाने लगा था। साउथ की राजनीति में खुद को अकेला पाकर जया प्रदा ने उत्तर प्रदेश का रुख किया। साल 2004 में वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गई और रामपुर लोकसभा सीट से चुनाव के मैदान में उतरी। इस नए सफर में उनके सबसे बड़े मार्गदर्शक और गॉडफादर बनकर उभरे नेता अमर सिंह के साथ जया प्रदा की नजदीकियां इतनी बढ़ गई कि पूरी मीडिया और राजनीतिक गलियारों में उनके रिश्ते को लेकर तरह तरह की कहानियां बनने लगी। कहा जाता है कि जया प्रदा अमर सिंह पर आंख बंद करके भरोसा करती थी। साल 2009 के रामपुर चुनाव के दौरान जया प्रदा के जीवन का सबसे काला अध्याय शुरू हुआ। समाजवादी पार्टी के एक कद्दावर नेता आजम खान के साथ जया प्रदा का भयंकर विवाद शुरू हो गया। आजम खान और उनके समर्थकों ने जया प्रदा के खिलाफ एक बेहद घटिया और गंदी मुहिम छेड़ दी। कई मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया कि रामपुर के गलियों में जया प्रदा की कुछ अश्लील तस्वीरें बांटी गई। जया प्रदा ने खुद एक इंटरव्यू में रोते हुए अपनी आपबीती सुनाई थी। मैं उस वक्त इतनी टूट चुकी थी कि रोज रात को रोती थी और सोचती थी कि क्या मुझे अपनी जिंदगी खत्म कर लेनी चाहिए। जब मैं चुनाव प्रचार के लिए बाहर निकलती थी तो मुझे अपने कार पर तेजाब फेंके जाने का डर सताता था। मेरी माँ भी मेरे साथ रोती थी।
हद तो तब हो गई जब साल 2010 में अमर सिंह को समाजवादी पार्टी से निकाल दिया गया और उनके समर्थन में जयाप्रदा को भी पार्टी से बाहर जाना पड़ा। जयाप्रदा के पैरों तले से राजनीतिक जमीन पूरे तरीके से खिसक चुकी थी, लेकिन अपमान का सिलसिला यही नहीं थमा। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में जब जयाप्रदा और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर रामपुर से आजम खान के खिलाफ दोबारा वो चुनाव लड़ रही थी, तब आजम खान ने एक चुनावी रैली में जयाप्रदा को लेकर एक बेहद ही अमर्यादित और भद्दी टिप्पणी की, जिसने पूरे देश को शर्मसार कर दिया। आजम खान ने मन से कहा था, जिसके पैर के छाले साफ करने में महीनों लगे, उसका असली चेहरा पहचानने में लोगों को 17 साल लग गए, लेकिन मैं तो 17 दिन में ये जान गया कि उनके नीचे का अंडरवियर खाकी रंग का है। इस बयान ने जयाप्रदा को अंदर से पूरे तरीके से खोखला कर दिया। एक नेशनल लेवल की सेलिब्रिटी और पूर्व सांसद होने के बावजूद उन्हें सरेआम इस तरीके से जलील किया गया कि वो कैमरे के सामने अपने आंसू नहीं रोक पाई। यहाँ इस कहानी में एक और कड़वा सच ये भी है कि इस पूरे राजनीतिक ड्रामे और विवादों के बीच कहीं न कहीं गलतियां खुद जयाप्रदा की भी थी। आलोचकों का मानना है कि जया हमेशा एक ऐसी इंसान रही जिन्होंने अपनी जिंदगी के बड़े फैसले भावनाओं में बहकर या दूसरों के प्रभाव में आकर लिए, चाहे वो श्रीकांत नाहटा के साथ बिना सोचे समझे की गई शादी हो या फिर राजनीति में अमर सिंह पर उनका वो अंधविश्वास, जिसके चक्कर में उन्होंने कई बार अपने बने बनाए राजनीतिक करियर को दांव पर लगा दिया। वो एक मजबूत लीडर बनने के बजाय हमेशा किसी न किसी सहारे के तलाश में रही और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुई। लेकिन जयाप्रदा सिर्फ बिखरने के लिए नहीं बनी थी। जब दुनिया ने सोचा कि जया का खेल खत्म हो चुका है, उन्होंने राख से उठने वाले फिनिक्स पक्षी की तरह एक बार फिर वापसी की। राजनीति के थपेड़ों को सहते हुए उन्होंने दोबारा कला का सहारा लिया। उन्होंने कई रीजनल फिल्मों, बंगाली और मराठी सिनेमा में अपनी दमदार एक्टिंग का लोहा मनवाया। टीवी की दुनिया में रियलिटी शो के जरिए वो एक बार फिर से देश के करोड़ों घरों की चहेती बनी। जब भी वो किसी शो के स्टेज पर कदम रखती थी तो उनकी वही पुरानी गरिमा, वही ग्रेस और वही बेमिसाल मुस्कान देखकर लोग खड़े होकर तालियां बजाने पर मजबूर हो जाते थे। उन्होंने ये साबित कर दिया कि कोई भी विवाद, कोई भी गंदी राजनीति उनकी इस महानता को नहीं छीन सकती जो उन्होंने अपनी मेहनत और कला से कमाई थी। जयाप्रदा की महानता इस बात में नहीं है कि उनकी जिंदगी में कोई दाग नहीं लगा, बल्कि इस बात में है कि इतने दाग लगने के बाद भी उनका ग्रेस, उनका स्वाभिमान कभी कम नहीं हुआ। सत्यजीत रे से लेकर अमिताभ बच्चन तक हर बड़े दिग्गज ने उनके हुनर का सम्मान किया। आज भी जब भारतीय सिनेमा के सबसे खूबसूरत और एक्सप्रेसिव एक्ट्रेस का नाम लिया जाता है तो जयाप्रदा का नाम सबसे ऊपर आता है। राजमुंदरी की उस गरीब ललिता ने अपनी कला के दम पर जो मुकाम हासिल किया वो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो चुका है। शोहरत के सबसे ऊंचे शिखर को छूना, एक अधूरी शादी का दर्द ताउमर सहना और राजनीति की सबसे गंदी गालियों को सुनने के बाद भी आज सिर उठाकर जीना, जयाप्रदा की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से भी ज्यादा हैरान करने वाली है। लेकिन आज मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हमारे समाज और फिल्म इंडस्ट्री ने एक बेमिसाल टैलेंट की कद्र करने के बजाय सिर्फ उनकी मजबूरी और व्यक्तिगत फैसलों का तमाशा बनाया? क्या सच में जयाप्रदा को उनके अपनों ने इस्तेमाल किया या फिर वो खुद अपनी जिंदगी की उलझनों को सुलझाने में नाकाम रही? आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। और अगर ये कड़वा सच आपको छू गया हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।